हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों से कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियोस के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट के साथ में। मैग्नेट ब्रेन्स सिर्फ और सिर्फ आपको इंग्लिश मीडियम के लिए ही या सीबीएसई कोर्स के लिए ही प्रिपेयर नहीं करवाता है, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, फॉर स्टेट बोर्ड्स, फॉर वेरियस जो हमारे प्रिपरेशन एग्जाम्स है, जो वेरियस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनकी भी प्रिपरेशन करवाता है, जैसे कि एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। तो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिए। यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज मिलेगी जिससे कि आप लोग आपके जो वेरियस एग्जाम्स है उनमें बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। सो विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम लोग हर एक क्लास में जो वेरियस सब्जेक्ट्स है उनके जो वेरियस चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर वाइज क्या टेस्ट पेपर आप लोगों को दिए जाते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स कि आप लोगों को जो हमारी 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका जो चैप्टर 8 है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका टेस्ट पेपर मिल गया होगा। आई होप सो कि आप लोगों ने उसे सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर टेस्ट पेपर नहीं मिला, अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो बस एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करना, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेस्ट पेपर की पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना और उस पीडीएफ में जो जितने भी क्वेश्चंस है उन सबको आप पहले अपने आप से सॉल्व करना। उसके बाद में वापस इस वीडियो पर आना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो जो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके टेस्ट पेपर में गिवन है उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर करवाने वाली हूँ आपको सॉल्व। तो वैसे तो आप लोग आपके आंसर्स लिख चुके होंगे, लेकिन उसे क्रॉस चेक कर लेना एक बार। उसे जो है आपके हिसाब से सही है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना सही है वो पता करना जरूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को देखना, और जो जितना सही है उससे आपका खुद का एग्जामिनेशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो चीजें आपको नहीं बनी, जिन क्वेश्चंस में आपको नहीं कुछ समझ में आया, जिन क्वेश्चंस में आप अटक गए, उन क्वेश्चंस के आंसर को आप यहाँ से समझ लेना कि हमने क्या आंसर किस में लिखा है और कैसे हमें जो ये आंसर्स लिखने होते हैं। ऑल राइट, नाउ आई होप सो कि इतनी सारी चीजें क्लियर है। तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करें अपना जो टेस्ट पेपर का सोल्यूशन है इसके साथ में। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपने जो टेस्ट पेपर देखा उसमें आपके पास में वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दिखे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो क्यों मैंने आप लोगों को दिए हैं, बिकॉज एज वी नो कि हमारे एग्जाम्स में सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना लॉन्ग या शॉर्ट पूछ रहे हैं, वो जो है एग्जाम में आपको ओवरऑल सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको जो है ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो इसमें आपको जो है बहुत ही प्रिसाइज आंसर लिखना है। एक लाइन या दो लाइन में जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, या हम बोले थोड़े से डिटेल में जाना है। वेरी शॉर्ट में तो आपने बिल्कुल ही ब्रीफ और प्रिसाइज वे में लिखा है, लेकिन शॉर्ट में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत डिटेल में जाओगे, जिससे कि आपकी जो पेपर है, आपका जो आंसर शीट है, उसकी एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स या फिर मैं बोलूँ हाफ पेज जो है ये कवर हो जाए। ठीक है, फिर हम बात करें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में जो है आपको थोड़ा अच्छे से डिटेल में जाना है। जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपको प्रॉपरली जो है ना उसके डिटेल में जाकर उसके एक एक चीज एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, अब आगे जैसे आप क्वेश्चन आंसर्स देखते जाओगे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी कि हमें कितना किस में क्या लिखना है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बता क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन 1, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच अफेक्ट एक्सेस टू हेल्थ केयर। हमें जो है वो कंपोनेंट्स बताने हैं किसके, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो कि जो हमारा हेल्थ केयर है उसके एक्सेस को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक और कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है,
एक और होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो रही है, या हम बोलें कि जिसमें प्रॉफिट्स वगैरह बहुत हो। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली एक ह्यूमन का डेवलपमेंट हो, राइट? जो पूरी सोसाइटी है उसका वेलबींग हो, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट हो, दैट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बेसिक या हम बोले कि एकदम जो क्लियर उसके एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग दे सकते हैं एज आपके स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, ये आपके सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाते हैं। एंड बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं लाइक रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये जो है ये आपके आ जाते हैं किसमें? ये आ जाते हैं आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब हमें बताना है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बताना है जो कि हेल्थ केयर जो है उससे अफेक्ट करते हैं, हेल्थ केयर के एक्सेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि हेल्थ केयर हमें मिल पाना उस चीज को अफेक्ट करते हैं। तो कौन से दो हो सकते हैं स्टूडेंट्स? देखो पहली चीज, एक एग्जाम्पल लो, ठीक है, एग्जाम्पल लो कि एक रूरल एरिया में कोई बीमार हो गया, अचानक से बीमार हो गया। नाउ रूरल प्लेस में जहां पर वो रहता है, जहां पर वो रिसाइड करता है, इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है कि वो वहां पर उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। अब उसे इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा? उसे इमरजेंसी में जो है रेफर करना पड़ेगा किसी सिटी में जहां पर प्रॉपर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल हो। बट बिकॉज ऑफ पुअर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, क्या समझ में आया? बिकॉज जो रोड्स हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई नहीं है, तो वो जो सिटी और वो जो विलेज उनका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ट्रांसपोर्टेशन तो चलो ठीक है, अब वो जो पुअर जो रूरल एरिया में बोल रही हूँ, ये समझो कि वहां पर जो है लोगों के पास में ज्यादा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स कार्स, व्हीकल्स, ये सारी चीजें नहीं है। तो अब ऐसे केस में वो क्या करेंगे? वो एम्बुलेंस को बुलाएंगे। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए उन्हें क्या चाहिए? कम्युनिकेशन वाला जो फैसिलिटी है वो चाहिए। नाउ जस्ट इमेजिन कि वो जो प्लेस है वहां पर जो है प्रॉपर नेटवर्क्स नहीं मिलते एंड एट दैट पॉइंट नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी भी एक हॉस्पिटल में कि उन्हें जो है हेल्प की नीड है। तो इसकी वजह से वो पर्सन की जो हालत है वो और ज्यादा क्या होती जा रही है? बिगड़ती जा रही है। और वहीं जब कम्युनिकेट हो पाया तो बिकॉज ऑफ पुअर रोड एंड पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एम्बुलेंस को आने में बहुत टाइम लग गया। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कौन से हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि एक्सेस टू हेल्थ केयर को अफेक्ट करते हैं। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हैं, अगर प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होती, तो ये जो हेल्थ केयर को एक्सेस करना है, मतलब कि हेल्थ केयर जो है वो मिल पाए, ये बहुत ही इजी हो जाता उस पर्सन के लिए। लेकिन वो क्यों नहीं हो पाया? उसका रीजन यही है, दैट इज पुअर योर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एंड पुअर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बस यही दो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अफेक्ट एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है। सो आई गेस कि ये चीज क्लियर है। अब देखो यही क्वेश्चन जो है ये आपके शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में भी जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जो है ना आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक वर्ड और बढ़ जाएगा। यहाँ पर नेम लिखा है, यहाँ पर लिख देते वो नेम एंड एक्सप्लेन, ठीक है। दैट मीन्स आपको नेम भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। अब जब एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करोगे? इस ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करोगे, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं उसे एक्सप्लेन करोगे, और साथ ही साथ में अगर ये लॉन्ग शॉर्ट आंसर में तो एक्सप्लेन करके छोड़ दो, अगर लॉन्ग आंसर में आ जाए तो ऐसा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो कि हम कैसे बोल रहे हैं कि एक्सेस टू हेल्थ केयर जो है उसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपको आपका आंसर लिखना होगा। ऑल राइट, सो आई गेस कि आप सभी लोगों को ये वाला जो आंसर है वो अच्छे से क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। व्हाट इज मेंट बाय मॉर्बिडिटी? मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? बहुत ही इजी है इसका आंसर भी, सिंपल सी बात है। मॉर्बिडिटी क्या होता है? तो मॉर्बिडिटी बेसिकली आपका क्या किससे रिलेटेड है? आपके हेल्थ से रिलेटेड है। दैट मीन्स हेल्थ में भी किस चीज से? गुड हेल्थ और बैड हेल्थ, बैड हेल्थ से। ये आपकी इलनेस को बताता है, ठीक है। सो मॉर्बिडिटी मीन्स द टेंडेंसी टू फॉल इल, ठीक है,
क्या टेंडेंसी टू फॉल इल, कि कितना जो है एक पर्सन जो है वो कितना जो है इल हो सकता है या उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोर्बिडिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बेंगलुरु in Karnataka is referred to as the Silicon Valley of India as it is the hub of IT based industries. Which factor has helped Bengaluru to achieve this status? ठीक है, जो बेंगलोर है स्टूडेंट्स, यू ऑल नो कि वो किस जो है किस नाम से जाना जाता है, सो दैट इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ये क्यों हुआ है, क्यों हम उसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मानते हैं? बिकॉज ऑफ द हब ऑफ आईटी सर्विसेज, आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज। वहां पर बेंगलोर में आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत हैं, वहां पर आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज का हब है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि आईटी जो इंडस्ट्रीज हैं उनका होम है वो। तो इस फैक्टर को, विच फैक्टर हैज हेल्प्ड बेंगलुरु टू अचीव दिस स्टेटस, कौन से फैक्टर की वजह से जो है बेंगलोर ये पर्टिकुलर जो स्टेटस है ये अचीव कर पाया है, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Presence of world-class communication facilities has helped Bengaluru to attract many multinational companies and become the hub of IT-based industries. ठीक है, क्या हुआ है? जो presence of world-class communication है, वहाँ का जो communication facilities है वो बहुत अच्छी है, और ये कम्युनिकेशन जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज बहुत अच्छी होने के कारण या उस वजह से जो है जो बेंगलुरु है वो एक आईटी हब में कन्वर्ट होने में बहुत ही उसका क्या रहा है, एक मेन रोल रहा है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो बेंगलोर है ये बहुत ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो एमएनसीज वगैरह ये जाकर कहाँ पर सेटअप होती जा रही थी? बेंगलोर में, और इसीलिए वो जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। What type of fuels are used for rural women in India? Used by rural women in India. किस काइंड के फ्यूल को जो है रूरल विमेन यूज करती है इंडिया में? क्या जो रूरल एरियाज है वहाँ पर आपको जो है ये जो आग है, मतलब कि जो हम बोलेंगे काउ डंक, वुड्स, इनसे ज़्यादा यूसेज लगता है वहाँ के लोगों का, या फिर हमारे एलपीजी गैस हुए, इन सब से? एक सीधा सा जो है ना आप सिनेरियो क्रिएट करो। अभी तक ना हमारी इंडिया में, हमारे भारत में जो गाँवों की, जो विलेजेस की जो एक कंडीशन है वो इतनी चेंज नहीं हुई जितनी हम इमेजिन कर लें। मतलब कि एक जो सिंपल सा एक थॉट प्रोसेस आता है, विलेज नाम आता है तो आपके माइंड में एक इमेज बनती होगी कि विलेज मतलब ऐसा, राइट? तो ऐसा जो आपकी इमेज बनती है ना, बस उसी के हिसाब से आपको ये आंसर्स करने होते हैं। बिकॉज जो आंसर्स करने हैं उसके हिसाब से हमारे जो रूरल जो इंडिया है, हमारे जो विलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। इवन अगर आप जो है अगर आप खुद जाकर देखोगे, आप खुद विटनेस करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जैसी हम इमेज बनाते हैं वैसा भी नहीं रहा है, बहुत चेंज भी हो गया है उससे। बट स्टिल बहुत सारी जगहें जो वैसी ही हैं। तो आपको जो है ना आपकी इमेज के अकॉर्डिंग ही चलना है कि हाँ वो कच्चे मकान, उनमें जो है फिर वो जो विमेन है वो ऐसे सर पे क्या लकड़ियां रख के लाती हैं, फिर वो जलाती हैं और फिर खाना बनता है। वो चीजें आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना अपने माइंड में रखनी है। बिकॉज आप अगर विलेजेस में भी देखोगे तो हाफ पॉपुलेशन आपको क्या दिखेगी, हाफ नहीं, इवन मोर देन हाफ पॉपुलेशन आपको ऐसी ही दिखेंगी, और वही कुछ जो प्रपोर्शन है वो ऐसे दिखेंगे कि वो बहुत बड़े बिग लैंडलॉर्ड्स हैं जिनके पास में हर एक फैसिलिटीज है। तो आपको जब हम जो रूरल एरियाज की बात करें तो आपको किस चीज को ध्यान देना है? बिग लैंडलॉर्ड्स या जो रिच पीपल है वहां के, उन पर हमें ध्यान देना है। पुअर पर तो हम पुअर पर ध्यान देंगे, ठीक है? उनके हिसाब से हम जो है अपने आंसर्स करने वाले हैं। तो हमें बताना है कि कौन से फ्यूल्स हैं जो कि रूरल जो है विमेन यूज करती है इंडिया में। तो उसका आंसर हमने कुछ ये दे दिया, रूरल वुमेन स्टिल यूज बायोफ्यूल्स सच एज क्रॉप रेसिड्यूज, एनिमल जंग एंड फ्यूल वुड टू मीट देयर डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट्स।
आई डोंट गेस कि इस चीज में आप लोगों को कहीं से कहीं तक कुछ भी डाउट्स होंगे, राइट? कि क्या यूज किया जाता है, जो बायोफ्यूल्स है, और उसके हमने ये एग्जाम्पल्स दे दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए, व्हाट हैज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, why has the child sex ratio in India improved since 1991? 1991 से जो है ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया में वो इम्प्रूव क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है, वो हमें बताना है। व्हाट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो? ये आपको बताता है कि पर 1000 बॉयज कितनी गर्ल्स हैं। अगर मैं बोल रही हूं कि हमारी कंट्री का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 931, तो इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि पर 1000 बॉयज देयर आर 931 गर्ल्स, ठीक है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा हम बोलेंगे कि ये जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो उतना ज्यादा इम्प्रूव्ड हो गया या अच्छा है, और ये जितना कम होगा उतना ही वो बुरा है। अगर मान लो मैं यहाँ पर बोल दूं कि 800 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1000 बॉयज पर सिर्फ 800 गर्ल्स है। दैट मीन्स कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो 200 से है, विच इज नॉट गुड, ओके। तो आपका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो हमने देखा कि 1991 से जो है वो इम्प्रूव हो गया। तो वो क्यों इम्प्रूव हुआ, कैसे इम्प्रूव हुआ, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं वो हमें बताना है। तो बेसिकली इसके पीछे के रीजंस क्या होंगे स्टूडेंट्स? पहली चीज तो कि जो अवेयरनेस है वो बढ़ी। दूसरी, उसमें एक चीज आपको इंक्लूड क्या करना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इलीगल कर दिया इस चीज को, या हम बोले उन्होंने बैन कर दिया ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। दैट मीन्स जब एक चाइल्ड मदर के वूम में रहता है तो उसी टाइम पर जो है क्या किया जाता है बाय मेनी पीपल, वो लोग वहीं पर जो है सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि ये बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है, जेंडर डिटरमाइन किया जाता है। तो वो चीज पर बैन लगाया गया। जब उस पर बैन लगाया गया तो फिर अल्टीमेटली वो जो भी एक चाइल्ड है वो बॉर्न हो ही जाता है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के बाद में। लेकिन अगर जब ये पहले चलता था तो अगर हमें पता चल गया, मतलब कि घर वालों को उनके पता चल गया कि ये जो लेडी है वो किसी एक गर्ल चाइल्ड को जो है बर्थ देने वाली है, तो फिर उसका जो है अबॉर्शन वगैरह करवा दिया जाता था कि नहीं, हमें लड़की चाहिए ही नहीं है। तो इस वजह से पहले जो है ये बहुत ज्यादा चलता था। तो ये जो आपका ये देखोगे आप चाइल्ड सेक्स रेशियो वो आपको बहुत ही ज्यादा उसमें देखने को मिलता था। लेकिन जब ये बैन हुआ तो इसके बैन होने की वजह से काफी चीजें सुधरी, और फिर उसके बाद में हमें ये भी देखने को मिला कि ये जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है ये इम्प्रूव होने लगा, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर हम लोग लिखेंगे, द इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इज ड्यू टू द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट टू बैन सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। क्यों ये चीज सुधरी? बिकॉज ऑफ द बैन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एंड फीमेल फोर्टिसाइड, ठीक है। व्हाट इज फोर्टिसाइड? वही चीज हो गई कि जो अबॉर्शन वगैरह है वो। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन जो है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में जो स्टेट पीछे है उनका हमें बताना है कि कौन से स्टेट से, उनका हमें नेम बताना है, ठीक है। सो कौन कौन से आ जाएंगे? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ठीक है। सो द स्टेट्स व्हिच आर लैगिंग बिहाइंड इन हेल्थ केयर आर, ये चारों हमने इसका जो है जो हमारे चारों स्टेट्स है वो हमने लिख दिए। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को पता है और क्लियर। अब इसमें होने की बहुत ज्यादा बात ही नहीं, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि पता होने चाहिए, और ये हमारे पास में वेरियस हम लोगों ने फिगर्स फैक्ट्स पढ़े हैं, तो आई गेस कि वो चीज भी आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। अब हमारे पास में आते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि बेसिकली आपके 3 या 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है अब आपका क्वेश्चन? कैटेगराइज कैनाल्स, हाउसेज, स्कूल्स, रेलवेज, शिप्स, हॉस्पिटल, बैंक, development banks, aerodromes, courts, power plants, transmission lines and satellites
इनटू इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारे पास में वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें इनमें से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बताने हैं कौन से है, और जो इकोनॉमिक है वो बताने हैं। अब सबसे इजी क्या है, सबसे पहले आप क्या बता दो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली हमने दो पढ़े हैं और वो दो ही आप लोगों को मेनली याद रखना है। कौन कौन से? स्कूल्स एंड हॉस्पिटल, ठीक है। जो एजुकेशन सेक्टर है और जो हेल्थ सेक्टर है, इनसे रिलेटेड जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह आएंगे ना, वो आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर ले लेना। तो हमारे पास में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कौन कौन से गिवन है? एक ये स्कूल्स हो गया और एक हमारे पास में ये हॉस्पिटल्स हो गया, और जो बाकी के बचे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो किसका पार्ट हो जाएंगे? वो आपके इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको दो पार्ट्स बना लेने हैं, जैसे कि सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अंदर हमारे जो वेरियस इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग लिख देंगे, और फिर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिखकर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लिख देंगे, ठीक है। ये सारे कौन से आपके? इकोनॉमिक है। और जैसे आपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिखा, सेम वे में आप एक और जो है क्या बनाओगे? हेड बनाओगे, और उसके अंदर लिखोगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इसके अंदर जो हमारे दोनों हैं दैट इज, एक हो गया आपका स्कूल्स, एक हो गया आपका हॉस्पिटल्स, ये दोनों आप लिख दोगे। ऑलराइट, एकदम इजी सा क्वेश्चन था, आई गेस अच्छे से क्लियर होगा ये आप लोगों को। फिर नेक्स्ट वाले पर आओ। Commercial energy is mostly used for commercial purpose in factories, farms and commercial establishments. In the context of above statement, describe three sources of energy which are mostly used in India for commercial purposes in factories. जो कमर्शियल एनर्जी है उसके बारे में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, उसमें बोला गया है कि जो कमर्शियल एनर्जी है वो मोस्टली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज, फार्म्स और जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनके लिए। और इसी कंटेस्ट में हमें बताना है कि जो तीन सोर्सेज हमें बताने, ठीक है, जो मेन सोर्सेज हैं एनर्जी के इन दी फैक्ट्रीज वो हमें बताने, मतलब कि जो फैक्ट्रीज या जो ये कमर्शियल एरियाज है वहां पर जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है उन्हें, उनके जो तीन मेन सोर्सेज हैं, या फिर हम बोलें कि सबसे ज्यादा जिन सोर्सेज का जो है वहां पर कवरेज है वो हमें लेना होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर? जो आपके सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड कोल। ऑलराइट, सो द थ्री सोर्सेज ऑफ एनर्जी mostly used in India for commercial purpose in factories are: first is electricity. It is the most useful and convenient source of energy in India. There are three main sources of electricity, that is thermal, hydro and atomic power. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का पार्ट इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इसका एक सोर्स बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके मेन सोर्सेज कौन से हैं? उसके मेन सोर्सेज है आपके थर्मल पावर प्लांट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स एंड एटॉमिक पावर प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से जो ये पावर प्लांट्स है वहां से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है वेरियस एरियाज में। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आया? पेट्रोलियम। So it is one of the important source of energy in India. India produces about 3 lakh tons of petrol against the demand of 34 lakh tons. The country imports 31 lakh tons. ठीक है, पेट्रोलियम क्या हो गई? एक और हमारी जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो गई है, और ये इंडिया में जो है खुद में इंडिया में 3 लाख टन्स की जो पेट्रोलियम है उसका प्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन डिमांड कितनी है? 34 लाख टन्स की। तो जो रिमेनिंग जो बैलेंस है 31 लाख टन्स, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पेट्रोल वेरियस चीज़ों में यूज़ किया जाता है, लाइक आपके व्हीकल्स तो है ही हैं, उसके अलावा जो वेरियस चीज़ें हैं लाइक हम बोलते हैं जनरेटर्स हैं, कोई आपकी कोई मशीनरीज हैं जिनमें पेट्रोलियम के थ्रू कुछ जो है आपका प्रॉपर ये चीज़ फंक्शन कर रही हो, तो ऐसे में जो है पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर कोल, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अकाउंट्स फॉर 54% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन। कोल जो है यही यूज किया जाता है आपके थर्मल पावर प्लांट्स में, राइट। तो ये भी क्या है? ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके हेल्प से जो है और फर्दर एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। और कोल जो है वो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में यूज किया जाता है। ऑलराइट,
फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है उनका मतलब क्या है और इन्हें हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। व्हाट आर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, कैसे ये क्रिएट होते हैं, या ये जो है ये जो आपके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है ये हमें किस चीज में देखने को मिलते हैं। हम जब बात करते हैं किस चीज की, इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये जो ट्रांसमिशन है उस टाइम पर जो है वेरियस लॉसेस होते हैं। मतलब कि जो आपके एक मेन पॉइंट से जितनी भी जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर की जा रही है उतनी आपके जो है डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचती है। ये क्यों होता है, तो ये इसके पीछे वेरियस रीजन होते हैं, जैसे कि पुअर मैनेजमेंट हो गया, जो प्रॉपर टेक्नोलॉजीज है उनका यूज ना होना, तो इनकी वजह से जो है ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस होते हैं। मतलब कि देखो पहले ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हमें जो है कोल वगैरह का यूज हुआ, तो हमने उन्हें यूज किया, ये अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम उनका यूज कर रहे हैं तो चलो एक बार ठीक है, लेकिन इंडिया में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ज्यादा यूज किया जाता है। तो पहले तो हम जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उसके बाद में उनसे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो पूरी की पूरी जो है कंज्यूम नहीं की जा रही है, क्योंकि बीच में लॉसेस बहुत हो रहे हैं। तो बहुत सारा प्रपोर्शन जो है उस चीज का वो लॉस में चला जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसे क्योर करना बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही हमारा जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस है वो अगर इतने होते रहेंगे तो फिर जो अल्टीमेटली जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, या हम बोलें कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। बिकॉज एज वी नो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक टाइम के बाद में क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो वो एग्जॉस्ट अगर हो गए, वो अगर खत्म हो गए, तो फिर हम और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे। तो इसके लिए ये लॉसेस को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इन लॉसेस को जो है हमें क्योर करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। So transmission and distribution losses refer to the losses that occur in transmission of electricity between the source of supply and points of distribution, ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस से हमें क्या मतलब समझ में आया, दिस रेफर्स टू द लॉसेस जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के टाइम ऑकर होते हैं बिटवीन द सोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जहां से सप्लाई हो रहा है और जो पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वहां तक जाने में जो है, जो ट्रांसमिट होने में जो लॉस हो रहा है उसे हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कहते हैं। These losses occur due to the inherent resistance and transformation inefficiencies in the electrical conductors, conducting wires, etc. and distribution ट्रांसफॉर्मर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये लॉसेस क्यों अकर हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनएफिशिएंसीज, ठीक है। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन इनएफिशिएंसीज हमें जो है देखने को मिल रही है कि वो जो चीज है वो इनएफिशिएंट है, तो इसकी वजह से लॉस इनकर किया जा रहा है। In most of the state of our country, it is more than 20%. These losses can be reduced by using high quality wires of appropriate resistance and proper positioning of transformers, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स में ये जो लॉस है ये 20% से ज्यादा लॉस हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। इसकी वजह से बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर ये 1-2% का लॉस होता ना तो एक बार हम लोग सोच भी सकते थे कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तो 1-2% भी बहुत ज्यादा हो जाता, बट मोर देन 20% तो ये बहुत ही ज्यादा है। और इसे रिड्यूस कैसे किया जा सकता है उसकी हमने रेमेडी बताई। सो दीज लॉसेस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग हाई क्वालिटी वायर्स of appropriate resistance and proper positioning of transformers, ठीक है। क्या करो, हाई क्वालिटी वायर्स को हमें यूज करना है ताकि ये जो हमारा लॉस है ये रिड्यूस किया जा सके।
जो ये हाई क्वालिटी वायर्स है उनमें अप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस हो, मतलब कि वो जो है उस इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रॉपरली एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा सके, उसमें उतनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं जिनकी इनएफिशिएंसी की वजह से भी जो है ये लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उन ट्रांसफॉर्मर्स की प्रॉपर पोजिशनिंग वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है और आप लोगों ने जो है इसका करेक्ट आंसर भी लिखा होगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। It has been estimated that 30 to 40 million rupees are spent to bring a megawatt of electricity in our homes. Building a new power plant cost millions. In the light of the above statement, discuss the importance of saving electricity. अब बेसिकली आपको जो स्टार्टिंग की लाइन बोली गई वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी स्टेटमेंट आपको दी कि देखो ऐसा बोला जाता है, तो फिर इसके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लाइट में हमें क्या बताना है, जो इम्पोर्टेंस है ऑफ सेविंग इलेक्ट्रिसिटी ये हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो किस पर फोकस करेगा, वो आपको बताएगा कि हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को क्यों सेव करना है। ठीक है, ये चीज जो है ये इस पर हमें अपना आंसर बताना होगा। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों सेव करना है स्टूडेंट्स, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्यों बोला जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फालतू में खर्च मत करो, ये चीजें क्यों बोली जाती है, क्या रीजन होता है उसके पीछे का। तो कुछ रीजंस तो आप लोगों को पता ही है, दैट इज जो हम लोग रिसोर्सेज यूज करते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को अभी नहीं बचाएंगे तो इन फ्यूचर इलेक्ट्रिसिटी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकेंड चीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है इसमें बहुत सारी जो है हार्मफुल जो गैसेस हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में क्या की जाती है, इन्वायरमेंट में रिलीज की जाती है, लाइक पोल्यूशन वगैरह जो हम बोल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है आपकी जो इन्वायरमेंट है ये भी पोल्यूटेंट बन रहा है। ऑलराइट, तो ये कुछ हम लोग रीजंस बोलेंगे, मतलब ये कुछ हमारे क्या होगा, ये कुछ हमारे जनरल जो हमें पता है, जो कि हर एक पर्सन को पता है, वो रीजंस हो जाते हैं। और ये चीज तो आपने सुनी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचाओगे तो इन फ्यूचर जो है वो मिलना मुश्किल हो जाएगी। जैसे कि वाटर की बोला जाता है कि सेव वाटर, अदरवाइज हमारी कमिंग जनरेशन के लिए वाटर नहीं बचेगा। सेम गोज टू इलेक्ट्रिसिटी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं बचेगी। So it is important to save electricity because of the reasons enumerated below. क्या रीजंस हैं, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स टू सेव मनी, बहुत ही सही बात है। इलेक्ट्रिसिटी बिल हर एक पर्सन पे करता है, हर एक हाउस में आता है वो, और हर एक जो है पर्सन को पे करना पड़ता है। इफ यहाँ पर एक लाइट भी जल रहा है तो उस लाइट का जो है हमें पैसा देना पड़ेगा, उस लाइट के जो है उस लाइट जो हमें मिल रही है उसके हमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उतना ही ज्यादा हमारे पास में बिल आता है और उस बिल को हमें पे करना पड़ता है। तो आप जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ज्यादा आपको मनी भी पे करना पड़ेगा। तो सेम गोज कि हमें जो है हर एक चीज में मनी सेव करना ही होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि कोई एक चीज है जो कि आपको 100 रुपए मिल रही है और वही अगर दूसरे दिन 10 रुपए मिल रही है तो आप जरूर उसको जाकर खरीदोगे। दैट मीन्स आप सब लोग यही चाहोगे कि आपको कम अमाउंट पे करना पड़े और आपका जो काम है वो हो जाए। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे तो उसकी वजह से जो मनी है वो भी सेव होगा। ठीक है, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। क्यों जरूरी है सेविंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट कंजर्वेशन। एनवायरमेंट को बचाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने की जरूरत है। A large percentage of electricity is generated by using non-renewable sources of energy. If we continue to waste it without employing proper conservation methods, then we will exhaust these resources in the near future. ठीक है,
यही चीज जो अभी अभी मैंने आपको बोली कि हम लोग जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, रिलाय करते हैं। तो अगर जो ये बोला जा रहा है कि एक लार्ज परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट की जाती है, तो अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं और ऐसे ही अगर हम वेस्ट करते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसकी वजह से जो हमारे सोर्सेज हैं, जो हमारे वेरियस सोर्सेज है वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे नियर फ्यूचर में। ठीक है, अगर हम इन्हीं को बहुत ज़्यादा यूज करें और अपने जो प्रॉपर जो इसके डिफरेंट मेथड्स है, अगर जो कि हम बोलेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज है, अगर वो हम एम्प्लॉय नहीं करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इन नियर फ्यूचर हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, so reducing electrical usage will result in less carbon dioxide being released in the atmosphere। ठीक है, अगर हम कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो कम जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। एंड वी ऑल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो ज्यादा बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में तो वो चीज सही नहीं है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ता है? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल, है ना। हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स जो है हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एंड ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इनहेल एक्सेल आप लोगों को पता ही है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हमारी इकोनॉमी या हम बोले हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगा तो वो चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का हम यूसेज कम करेंगे तो कम इलेक्ट्रिसिटी के यूसेज से जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना है वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंस बनता है टू सेव एनर्जी, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। ऑल राइट, सो आई गेस ये चीज हो गई क्लियर। ये जो क्वेश्चन था आप लोगों को क्लियर है अच्छे से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। A study estimates that medical cost alone push down 2.2% of population below the poverty line each year. How? एक स्टडी जो है उसमें एक स्टडी एस्टिमेट करती है कि 2.2% लोग जो हैं वो पावर्टी लाइन के बिलो जो है चले जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल कॉस्ट। हमें एक्सप्लेन करना है ये कैसे, मतलब कि मेडिकल कॉस्ट की वजह से कोई एक पर्सन जो है वो पुअर स्टेट में कैसे जा सकता है, या हम बोलेंगे हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 2.2% सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉस्ट की वजह से जो है पॉवर्टी लाइन के बिलो कैसे जा सकता है, इसे हमें करना है एक्सप्लेन। अब देखो सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, और सिंपल सा इसका आंसर होगा क्या? आप लोगों को भी पता है कि हमारी कंट्री में हम लोगों ने पढ़ा है 3 टायर सिस्टम ऑफ मेडिकल सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये चीज हमने पढ़ी है। बट अगर हम बात करें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स की, तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिजीजेस क्योर नहीं हो सकती। इवन बहुत बार वहाँ पर आपको डॉक्टर्स या मेडिसिन ही नहीं मिलती हैं। तो एक पर्सन को सेकेंडरी या टर्शरी में जो है जाना ही पड़ता है। उसके बाद में जो लोग पुअर हैं, ओके, जिनके पास में बहुत ज़्यादा मनी नहीं है, वो लोग अगर उन्हें कोई भी डिजीज होती है, अब डिजीज तो किसी को भी कभी भी हो सकती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि जिसके पास पैसा है जो उसके लिए जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है उसी को होगी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, वो किसी को भी हो सकती है। तो ये जो डिजीजेस हैं ये अगर किसी पुअर को हो रही है तो वो प्राइमरी हेल्थ केयर में जाए तो कोई उसका जो है ट्रीटमेंट ही ना हो। वो सेकेंडरी में जाए तो ठीक है, अगर उसकी जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो अगर सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में क्योर करने लायक है तो वहां पर हो जाएगी। बट अगर मैं देखूं तो जो सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वहां पर भी जो भी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए एक पर्सन को काफी अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन अगर वही वो टर्शरी में चला जाए तो फिर यही समझ लो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक पुअर के जो है आईज से आप लोगों को इसे देखना है। तो अगर इन्हें कोई भी डिजीज होती है तो इन्हें अब
वो एक मजबूरी हो जाती है कि आपको हॉस्पिटल्स जाना ही पड़ेगा। तो ऐसे में जो है लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन उस ट्रीटमेंट में बहुत पैसा लग जाता है। और जब बहुत ही बड़ा अमाउंट जब किसी के ट्रीटमेंट में पे कर दिया, तो फिर उसके बाद में जो फाइनेंशियल स्टेट है एक फैमिली का, वो क्या हो जाता है, वो काफी डाउन हो जाता है, वो काफी कम हो जाता है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेट कम हो रहा है, ये जो फाइनेंशियल वेलबीइंग है ये कम हो रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे कि जो एक पॉवर्टी वाली सिचुएशन है वो अराइज हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जो मैंने बोला है, इन सारी चीजों को प्रॉपरली इंग्लिश में कन्वर्ट करके और प्रॉपरली अच्छे से पैराग्राफ्स एंड पॉइंट्स में जो है उसे फ्रेम कर कर हमें लिखना होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज आर हाईली इनएडिक्वेट इन आवर कंट्री। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज है वो कैसी है, बहुत ही ज्यादा इनएडिक्वेट है हमारी कंट्री में। दीज फैसिलिटीज आर ऑल्सो लैकिंग इन क्वालिटी। ये जो फैसिलिटीज हैं इनमें हमें क्वालिटी भी जो है वो भी लैक होते हुए दिख रही है, मतलब कि क्वालिटी जो है वो भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, so even poor and middle class people do not prefer to use these facilities. So in case of medical emergency, ठीक है, ये यूजुअली इमरजेंसी के टाइम पर ही जो है ना, दूसरी ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं इन्हें हम लोग क्या करते हैं, इनके पास हम लोग जाते हैं। जब तक चीजें धकती है तब तक तो ये पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल क्या सोचते हैं कि ठीक है धीरे धीरे हम लोग अभी ट्रीटमेंट करवा लेंगे, लेकिन जब इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं तो फिर उन्हें जाना ही पड़ता है। So in case of medical emergency, they are forced to avail expensive services of private hospitals and health centers. These expenses prove to be heavy burden on these families, and they are forced to sell whatever valuables they have to fund the treatment. This pushes the families below poverty line. ठीक है, आपने कभी भी ये के सिनेरियो देखा हो या इमेजिन किया हो, कभी भी सुना हो, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर एक ऑपरेशन भी होगा तो उसके लिए पहले क्या होगा, पहले आपको जो है आपकी फीस पे करनी पड़ेगी, उसी के बाद में जो है आपकी जो भी आगे की प्रोसीजर्स है वो स्टार्ट होती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स में सब कुछ में क्या होता है, सबसे पहले आप फीस पे करो, उसके बाद में बाकी सारी चीजें होंगी, है ना। तो ये जो चीज है कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी पुअर फैमिलीज या मिडिल क्लास पीपल हैं उन्हें इस पर्टिकुलर फीस वगैरह को पे करने के लिए, एंड बिकॉज दैट इज ऑल अमंग द इमरजेंसी केस, तो इमरजेंसी में सब कुछ जल्दी जल्दी करना होता है, किसी भी फैमिली के पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपरली जो है देख सके कि उन्हें कहाँ से जो है फाइनेंसेस मिल सकते हैं, कहाँ से मनी मिल सकता है। इस सारी चीज की जो है फैसिलिटी या इन सारी चीजों के लिए टाइम ही नहीं होता है, तो फिर जल्दी जल्दी में जो भी वैल्यूएबल्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं या वो लोन पर रखे जाते हैं, राइट। वो हम बोलेंगे कि एज अ मॉर्गेज रख दिए जाते हैं, और फिर वो जो चीज है उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बर्डनफुल हो जाता है और एक फैमिली जो है वो पावर्टी लाइन के बिलो चली जाती है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, आप लोगों ने इसका जो आंसर है वो प्रॉपरली सही जो आंसर है वो लिख भी लिया होगा। फिर उसी के बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे पास में कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जिनमें कि हमें थोड़ा सा जो है और डिटेल्ड मैनर में लिखना है। जो शॉर्ट आंसर में हम लोगों ने आंसर्स लिखे उससे भी जो है और थोड़े से एक्सप्लेन्ड वे में हमें आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। सो क्या है अब हमारे पास में क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ industrial and agricultural production. In the context of above statement, explain how infrastructure facilities boost up the production. क्या क्वेश्चन बोला गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करता है क्या, जो सपोर्टिंग सर्विसेज है इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। जो वेरियस सपोर्टिंग सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सेक्टर है, उसमें इसके कंटेक्स्ट में हमें एक्सप्लेन करना है कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट अप प्रोडक्शन। मतलब कि बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हमें ये लिखना है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होने की वजह से प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो प्रोडक्शन को कैसे बूस्ट करती है, ठीक है। तो हमारा जो मेन आंसर है वो हमें यही लिखना है। तो कैसे बूस्ट करती है, देखो
प्रॉपर आपके पास में जो है प्रॉपर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, प्रॉपर आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, प्रॉपर आपके पास में जो वेरियस इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह ये हो गई। उसके बाद में हम ये बोलेंगे कि और भी ये जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज वगैरह, इन सब की वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉपर जहां पर जो चीज की जरूरत है वो मिल जाती है, बहुत ज्यादा जो है दिक्कत नहीं होती है। इंडस्ट्री सेटअप करना, एक इंडस्ट्री का बनना, एक बिल्डिंग का बनना, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें जो है ये हेल्प करती है ज्यादा अच्छे प्रोडक्शन में और ज्यादा हम बोलेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। So infrastructural facilities increase production of a country both by increasing the productivity of the factors of production and improving the quality of life of its people. Infrastructure plays a major role in the raising production in raising productivity in all the three sectors with प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स, ठीक है। जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन नहीं बढ़ाता है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो भी इंक्रीज करता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक काफी मेजर रोल जो है क्या करती है, प्ले करती है किस चीज में, प्रोडक्टिविटी को रेस करने में, तीनों ही सेक्टर्स में। कैसे, यहाँ पर देखिए, productivity in primary sector is increased because irrigation facilities have reduced the dependence on monsoons, ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ा, उसमें प्रोडक्शन बढ़ा है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक है। प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होने की वजह से जो ये डिपेंडेंस ऑन मॉनसून था वो कम हो गया और उसकी वजह से जो प्रॉपर प्रोडक्शन है ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर वो इंक्रीज हुआ। फिर अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो हैज इंक्रीज ड्यू टू द इंप्रूवमेंट्स मेड इन एनर्जी सेक्टर, ठीक है। जो एनर्जी सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स हुए उसकी वजह से सेकेंडरी सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में क्या आएगा, हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंप्रूवमेंट्स मेड इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में जो इंप्रूवमेंट हुआ है, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसकी वजह से टर्शरी सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इस वे में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तीनों ही सेक्टर्स में जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, सो आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है और आप लोगों ने पहले से ही जो है इसका करेक्ट आंसर लिख लिया होगा, ठीक। फिर आता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बन गया होगा। एकदम सीधा सीधा सा क्वेश्चन था, कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं बोला गया है, बस जो क्वेश्चन है उसी का आंसर दे देना, मतलब कि जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है वो हमें बता देने हैं। So, the various non-conventional sources of energy are explained below. फर्स्ट वाला आता है आपका क्या, सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी क्या हो गया, जो सोलार होती है, जो सन रेज होती है उनसे जो प्रोड्यूस की गई एनर्जी है दैट इज नोन एज सोलार एनर्जी। So it is generated by using solar power, power of sun. It is used in the following two ways. ये दो ways में use होती है। Solar thermal program in which solar energy is used directly for heating water, cooking food, etc. And एक और क्या हो गया, solar photovoltaic program in which photovoltaic cells convert solar electricity energy into electricity, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो सोलार एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है और इसमें जो एनर्जी है उसे हम डायरेक्टली यूज करते हैं वाटर हीट करने में, फूड कुक करने में और ऐसे वर्क में। फिर आता है विंड एनर्जी। इट इज जनरेटेड बाय यूजिंग विंड पावर। अ लार्ज विंड टर्बाइन यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ propels is connected to a generator to generate electricity. India is the 5th largest producer of wind energy, ठीक है। विंड मिल्स आप लोगों ने देखे ही हैं, वो जो बिल्कुल हमारे चलते रहते हैं, तो उनसे जो है उन्हें वो एक जो लार्ज जो हमारे विंड पावर प्लांट्स होते हैं उनसे एक जनरेटर के थ्रू जो है वो क्या करते हैं, उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो ये विंड की हेल्प से होती है, मतलब कि जो विंड है उससे वो जो हमारे विंड मिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। फिर टाइडल एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू यूज ऑफ टाइडल एनर्जी जनरेटर्स विद इट्स वास्ट कोस्ट लाइन। इंडिया हैज tremendous scope of producing this form of energy। और एक आता है हमारा atomic energy, nuclear और atomic energy in India is generated in 21 nuclear reactors in operation in 7 nuclear power plants। The first nuclear energy center was established in Tarapur in 1969, ठीक है। तो ये कुछ हमने जो है हमारी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो एक्सप्लेन कर दी है कि कुछ ये जो है हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है स्टूडेंट्स, बिकॉज आई नो कि मैं इससे आप लोगों को पहले बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों के वन शॉट रिवीजन में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों के एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोगों की जो डिटेल्ड टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन है उसमें पढ़ा चुकी हूँ। इसलिए एट प्रेजेंट में आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में ही जाना, वहां पर आपको वेरियस लिंक्स दिख जाएंगी। तो आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट की लिंक है उस पर चले जाना, उसमें से जिसमें भी आपको प्रॉब्लम है उस पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको डिटेल में वहां से पढ़कर और फिर इसका आंसर देख लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अभी इसी में जो एक और बच्चा हमारा, दैट इज बायो एनर्जी। नाउ दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय यूजिंग काउ जंग, agricultural waste and other biological materials. There are two forms of bioenergy which are given below. First is biogas. Biogas plants are set up and are fed with cow dung and other organic waste. The fermentation process generates gas which is used for cooking, lighting, etc. ठीक है। तो बायोगैस क्या है, बायोगैस प्लांट सेटअप किए जाते हैं जिनमें कि ये काउ डंग वगैरह यूज किए जाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी यूज किया जाता है, जिसकी हेल्प से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है जो कि जो है कुकिंग, लाइटिंग एक्सेट्रा इन चीजों में यूज होती है। और एक होता है आपका बायोमास। सॉलिड फ्यूल इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग एग्रीकल्चरल वेस्ट टू पेलेट्स एंड ब्रेक्यूट्स, ठीक है। तो एक होता है बायोमास आपके बायो एनर्जी के अंदर और एक होता है क्या, बायोगैस। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमारे पास में क्या आया है, अब हमारे पास में केस बेस्ड क्वेश्चन आया है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 14 to 19 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम, ठीक है। हमें एक केस स्टडी पढ़ना है और उसके बेसिस पर हमें आंसर करना है। नाउ जैसे कि मैंने आपको पहले भी जो हमारे टेस्ट पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए उसमें मैंने आप लोगों को समझाया है कि एट प्रेजेंट जो अब आप लोगों को ये जो इकोनॉमिक्स या दूसरे सब्जेक्ट में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो फुल्ली आपके अनसीन पैसेजेस नहीं होते हैं। ये जो है आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ये जो भी आपके पास में यहाँ पर पैसेज गिवन है ये आपकी जो चैप्टर है उसी में से गिवन होता है। तो आपसे जो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जरूरी नहीं है कि वो आपके पैसेज से ही पूछे जा रहे हो, वो आपके पूरे चैप्टर में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है वो तो हमारे पैसेज से अलग है तो हम इसका आंसर कैसे करें। वो आपके पैसेज से अलग भले हो लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, और सिलेबस से बाहर नहीं है मतलब कि आपको उसे अटेम्प्ट करना ही करना है। ऑलराइट, सो अगर ये अगर भी नहीं बोलूंगी, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा। अभी भी आप अगर क्वेश्चंस देखोगे इसके तो कुछ एक या दो क्वेश्चन ही होगा जो कि इस केस स्टडी पर बेस्ड होंगे, बाकी जो है अपने मन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मन से इन द सेंस सिलेबस में से, चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस भी चैप्टर की ये आपके पास में पैसेज होगा उस चैप्टर से आपके पास में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज क्लियर है। और अगर कोई एक क्वेश्चन है जो कि आपको दिख रहा है कि हाँ वो हमारे पैसेज में है लेकिन स्टिल आपको लग रहा है कि पैसेज में उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो अगर हमने पैसेज का कॉपी किया तो वो इतना जो है इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा। तो आपको पैसेज में से जो है कॉपी करने की जरूरत नहीं, आप अपने जो है वेज में, अपने वर्ड्स में उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप लोग फ्रेम कर सकते हो। और कर नहीं सकते हो, आपको करना ही है, बिकॉज अब आप लोगों 12th क्लास में और ना ही ये कोई काइंड ऑफ अनसीन पैसेज है कि बस जो पैसेज में दिया है वही लिखेंगे। ये चीज हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जब अनसीन पैसेजेस
होते हैं जब आपको पता ही नहीं होता कि पैसेज में कहाँ से क्या पूछ रहे हैं, तो वो बात होती है कि आपको पैसेज से ही स्टिक होकर आंसर लिखना है। बट जब आपके ये इंग्लिश या हिंदी को छोड़कर जब आपके पास में केस स्टडीज आती है, तो दैट मीन्स कि आप अपना जो माइंड है वो बिल्कुल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब जो है केस स्टडी पढ़ ले। मैं अभी यहाँ पर पहले जो है हमारी ये केस स्टडी पढ़ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पहले क्या पढ़ना है, आप लोगों को पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ना है। मैं इसलिए अभी क्वेश्चंस नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि मैं बार बार एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगी, उसके साथ में उसका आंसर भी आ जाएगा, इसलिए मैं वो वाला पार्ट अभी स्किप कर रही हूँ। बट आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में जो है पैसेज पढ़ना होगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारा जो पैसेज है वो देखें। Prior to independence, the healthcare in India was in shambles with a large number of deaths and spread of infectious diseases. After independence, the government of India laid stress on primary health care, and India has put in sustained efforts to better the healthcare system across the country। ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले क्या था, इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का जो हेल्थ केयर सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा क्या था, शैम्बल था, या हम उसे बोले मतलब कि बहुत ही ज्यादा बैड था, पुअर कंडीशन में था, बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स और जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज है वो हमें देखने को मिलती थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर क्या किया, काफी स्ट्रेस दिया और उस पर काफी फोकस किया। हैज पुट इन सस्टेन्ड एफर्ट्स टू बेटर दी हेल्थ केयर सिस्टम अक्रॉस द कंट्री। और ये क्यों किया गया, ताकि जो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, वो ज्यादा बेटर हो सके। ठीक है, the government initiative was not enough to meet the demands from a growing population, be it in the primary, secondary और tertiary health care। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, जो गवर्नमेंट की जो हेल्प थी या जो गवर्नमेंट के जो भी एफर्ट्स थे, वो हम बोलेंगे कि वो जो है इनफ नहीं थे, जो भी हमारी ग्रोइंग डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए। चाहे आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ले लो, चाहे आप सेकेंडरी ले लो, या आप टर्शरी ले लो, तो मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो अकेली जो है वो काफ़ी नहीं थी। तो इसके लिए जो, इससे हमें ये समझ में आया कि इसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी स्टेप इन किया, और गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर को इस सेक्टर में आने दिया, हेल्थ सिस्टम में आने दिया। Alternate sources of finance were critical for the sustainability of the health sector. India is encouraging investment in the healthcare system, in the healthcare sector over the years. The private sector in India has gained a significant presence in all the sub-segments of medical education and training, medical technology and diagnostics, pharmaceutical manufacture and sale, hospital construction and ancillary services, as also the provisioning of medical care। ठीक है, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो है हमें इन सारी चीजों में काफी प्रेजेंस देखने को मिला। ऑलराइट, और जो गवर्नमेंट है वो भी जो है इनकरेज कर रही थी, जो इन्वेस्टमेंट है, वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले लो या हमारी कंट्री में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ले लो इन हेल्थ केयर सिस्टम, ताकि जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो डेवलप हो सके और वो बेटर बन सके। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन सारी चीज़ों में काफ़ी जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है प्राइवेट सेक्टर ने। ऑलराइट, सो आई गेस कि क्लियर है ये पैसेज आप लोगों को। अब आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। क्या है इस पूरे पैसेज में, कहीं से कहीं तक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में कुछ पढ़ा हमने नहीं पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे किस चीज पर कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है। तो आई गेस कि अब आप लोगों को क्लियर है कि जरूरी नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएं वो आपके किस पर बेस्ड हो, वो आपके जो है पैसेज पर बेस्ड हो, ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है, सो आई गेस कि ये क्लियर है अब आप लोगों को। अब इसका आंसर क्या है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर द सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन which are considered to be Indian in origin or which have come to India
from outside and got assimilated into Indian culture। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है उसकी हमने एक डेफिनेशन दी। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सा है स्टूडेंट्स? आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है, दैट इज आयुष, राइट? ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ये सारी चीजें इसमें जो है हमने वेरियस जो इसमें हमने पढ़े हैं, न्यूरोपैथी और ये सब कुछ। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से पता है। तो अगर ये पूछा जाए कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन कौन सा है, तो आप बताओगे कौन सा है? आयुष है। और क्या होता है, व्हाट आर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? तो वो हमने एक्सप्लेन किया कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो सिस्टम है जो वो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि हम क्या कंसिडर करते हैं कि उसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, या फिर भले ही वो दूसरी कंट्री से आया हो लेकिन एसिमिलेट हुआ है इंडिया में, इंडिया के कल्चर्स में। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया? जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है इंडिया में वो क्या है, या उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो आंसर हम लिख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर स्मॉल हॉस्पिटल्स set up mostly in small towns and rural areas and managed by a सिंगल डॉक्टर। ठीक है, बेसिकली यही है आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में कि वहां पर आपके पास में कुछ मेडिसिन होती है, एक सिंगल डॉक्टर होता है, कुछ जो थोड़ी बहुत जो बीमारियां हैं उनका क्या हो सकता है वहां पर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो सेंटर्स हैं वो क्या है? वो है स्मॉल हॉस्पिटल सेटअप, जो कि यूजुअली आपको स्मॉल टाउन्स, ओके, काफी जो स्मॉल टाउन्स हैं या फिर जो रूरल एरियाज हैं उनमें देखने को मिलता है, और मैनेज किया जाता है बाय अ सिंगल डॉक्टर। ठीक है, इन्हें मैनेज कौन कर रहा है? जो सिंगल डॉक्टर है वो मैनेज करता है। ठीक, सो दीज आर व्हाट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स इन इंडिया? अब ये इजी हो गया, क्या है ये जो है ये आपके टाउन्स में या थोड़ी रूरल एरिया से थोड़े से बिग सिटीज में आएगा, एकदम एक्सट्रीमली बिग में नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जहां पर थोड़ी बहुत जो है फैसिलिटीज अवेलेबल हो, लाइक एक्सरेज, एमआरआईज वगैरह, ईसीजी वगैरह हो पाए। ठीक है, ये होते हैं आपके सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर अपग्रेडेड हेल्थ केयर सेंटर्स कंपेयर टू PHC। What is PHC? That is primary health care center and have facilities for surgery, ECG and X-rays। ठीक है, आपका जो PHC है that is primary health care centers है, वहां पर जो है आपको बहुत ज्यादा जो हम बोलेंगे बहुत ज्यादा चीजें नहीं मिलती, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलती। ठीक है, वहां पर प्रॉपर जो है सर्जरी वगैरह होना मुश्किल है। लेकिन सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या हो गए, उनसे थोड़े से अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें आपके पास में एक्सरेज मशीन्स हैं, ECG पॉसिबल है, सर्जरीज पॉसिबल है, जहां पर सिंगल डॉक्टर नहीं है, वहां पर आपको जो है कुछ नर्सेज मिलेंगी, कुछ एडवांस लेवल है, ये सारी चीजें। सो दे आर लोकेटेड इन बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ठीक है, बिग टाउन्स या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम उन्हें जो है देख सकते हैं, वो हमें लोकेटेड दिख सकते हैं। अब आता है कि टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स कौन से। अब टर्शरी क्या हो गया? सेकेंडरी से भी अपग्रेडेड वाला, जहां पर आपको सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो मिलेंगी, सारे हम बोलेंगे कि बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, ये सब कुछ आपको टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम सेंटर्स में मिलता है। सो टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स आर हाई एंड एंड फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स क्या हो गए? ये है एक हाई एंड और फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? फुल्ली इक्विप्ड, मतलब कि क्या, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही है। ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज, यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज देखने को मिलती है। स्पेशली एक जो ब्रेन का डॉक्टर है, जो स्टमक का डॉक्टर है, जो किडनीज का डॉक्टर है, जो आईज का डॉक्टर, ये सब कुछ अलग 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 अलग, ऐसा नहीं कि एक ही हॉस्पिटल में सब काम हो गया। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। हमें ये जो स्टेटमेंट इसे पढ़ना है और बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ में बताना है। क्या लिखा गया है? चाइल्ड मोर्टैलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट आर आइडेंटिकल कंसेप्ट।
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दोनों आइडेंटिकल कंसेप्ट है। आइडेंटिकल कंसेप्ट मतलब क्या हो गया, सेम कंसेप्ट है। तो क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट सेम कंसेप्ट होते हैं, हमें ये बताना है। तो नहीं, दिस इज फॉल्स। व्हाट इज, हु आर इन्फेंट्स? इन्फेंट्स होते हैं आपके 1 ईयर से लेस वाले जो भी बच्चे हैं, उन्हें हम इन्फेंट बोलते हैं। तो जब 0 to 1 ईयर्स वाले बच्चों की जब डेथ होती है तो उसे हम जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का पार्ट मानते हैं। लेकिन जब हम चाइल्ड की बात करते हैं तो चाइल्ड जो है उसकी एज जो है वो अप टू क्या बोली जाती है, 4 ईयर्स बोली जाती है। ठीक है, मतलब कि जब हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो 4 ईयर्स तक की जो है पूरी कहानी हो जाएगी, और जब हम इन्फेंट की बात करते हैं तो वो सिर्फ 1 ईयर तक का होता है। ठीक है, सो फॉल्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। Child mortality rate refers to death of children up to 4 years of age, whereas infant mortality rate refers to death of the infants up to 1 year of age. ठीक है, सो आई गेस ये कंसेप्ट क्लियर है कि चाइल्ड कौन है और इन्फेंट्स कौन है। अगर ये आपको पता है तो फिर आगे की चीज तो पता ही है कि दोनों सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद अ रीजन। पुअर पीपल स्पेंड हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन हेल्थ केयर। जो पुअर पीपल हैं वो बहुत ही ज्यादा, या हम बोलें कि वो जो है हायर परसेंटेज जो है उनकी इनकम का वो स्पेंड करते हैं किस पर, हेल्थ केयर पर। ये ट्रू है या फॉल्स है? सो दिस इज ट्रू बिकॉज पुअर पीपल सफर्स फ्रॉम हेल्थ डिजीजेज मोर देन रिच ड्यू टू इनएबिलिटी टू गेट हेल्थियर एंड न्यूट्रिशियस फूड व्हाइल देयर इनकम लेवल इज एक्सट्रीमली लो। ठीक है, तो इसको हमने बोला ये ट्रू है और उसके हमने रीजंस बताए कि ये ट्रू क्यों है। बिकॉज जो पुअर पीपल है वो सफर करते हैं किससे, ये जो वेरियस हेल्थ डिजीजेज है इनसे, एज कम्पेयर टू रिच। बिकॉज जो पुअर पीपल है उनके पास में जो है न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, प्रॉपर जो है क्लीन फैसिलिटीज नहीं है, तो इसकी वजह से उन्हें डिजीजेस ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए उनका जो हम बोलेंगे जो स्पेंड करते हैं वो परसेंटेज ऑफ देयर इनकम वो ज़्यादा रहता है ऑन हेल्थ केयर। ठीक है, तो ये जो थे ये हो गए हमारे 14 to 19 क्वेश्चन जो कि हमारे केस स्टडी पर बेस्ड थे। आई गेस आप लोगों को क्लियर है ये चीज, और ये भी क्लियर है कि केस स्टडी का मतलब ये नहीं हो गया कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो उसी पैसेज पर होंगे, वो उस पैसेज के अलावा भी हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डू यू एग्री? जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हो? बिल्कुल नहीं, हम नहीं करते इससे एग्री, बिकॉज वी नो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग चीजें हैं, दोनों सेम नहीं है। तो हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मानते। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन फोकस होता है कि कैसे जो है मनी बढ़े, इनकम बढ़े, जो भी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हेल्प से। बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मेन मोटो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कि जो सोसाइटी है उसके वेलबींग के लिए वर्क करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग चीजें होती है। So no, economic infrastructure is different from social infrastructure. Economic infrastructure refers to such elements of support system like power, transport and communication which serve as the driving force for production activity in the economy. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उससे प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। ओके, मतलब कि जो भी हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे हम बोलते हैं या उनके थ्रू जो है उनकी हेल्प से जो है प्रोडक्शन एक्टिविटीज ज़्यादा एनहांस होती है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऐसा एलिमेंट है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपके ये जो पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, इन सब की हेल्प से, या ये सब जो है ये ड्राइविंग फोर्स है किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए। So social infrastructure on the other hand refer to such element of support system like school, colleges, hospitals and nursing homes which serve as a driving force for social development. ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा,
जाएगा प्रोडक्शन एक्टिविटी एनहांस करना, और वही सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाना कंट्री का। ठीक, आई गेस कि ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर है दोनों के मीनिंग की, कहां पर क्या चीज हो रही है, कैसे हो रही है। सो व्हाइल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलरेट्स इट इनडायरेक्टली थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट। जो आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है, उसे इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन के साथ साथ में जो ग्रोथ है वो भी हमें देखने को मिलेगी। प्रोडक्शन एंड ग्रोथ जो है वो हम ये बोलेंगे कि ग्रोथ अगर करनी है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ। तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डायरेक्टली जो है वो ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है, बट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली कैसे करता है, अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं होगा, अगर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं होगा तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, अगर वो वर्क नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन कहाँ से बढ़ेगा, राइट। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का होना भी बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है, बिकॉज अगर एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रॉपर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो नहीं बढ़ेगी, प्रॉपर जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो आई गेस कि ये जो हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडिया हैज emerged as a hotspot of medical tourism. Defend the statement with valid arguments. ठीक है, क्या बोला गया है कि जो इंडिया है वो emerge हो रहा है किस चीज में, एज अ हॉटस्पॉट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है लोग आ रहे हैं, या हम बोले कि जो हमारे फॉरेनर्स है वो मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने इंडिया में हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हमें इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। डिफेंड करना है मतलब कि हमें बताना है, हमें अपनी जो ये स्टेटमेंट है उसके जो है उसके फेवर में हमें क्या देने हैं, पॉइंट्स देने हैं कि हाँ ये चीजें सही है। ठीक है, हम बोलेंगे कि हम डिफेंड कर रहे हैं कि हाँ हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना वो सही स्टेटमेंट है, तो इसे आपको डिफेंड करना है। दैट मीन्स आपको बताना है कि ये ट्रू क्यों है, इसके पीछे के आपको वैलिड रीजंस देना है। ठीक है, तो चलो इसके वैलिड रीजंस दे देते हैं। सो द गिवन स्टेटमेंट is defended as in the recent past India has witnessed many foreign national visiting for surgeries, organ transplant, dental and even cosmetic care. This is because ये क्यों हुआ है उसका रीजन देखो। हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर सपोर्टेड विथ लेटेस्ट मेडिकल नो हाउ एंड क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। जो हेल्थ सर्विसेज है इंडिया में वो किसके थ्रू सपोर्टेड है, वो हेल्थ जो सर्विसेज है इंडिया में उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें आपको जो है लार्जेस्ट मेडिकल नो हाउ और क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज हो गई मेडिकल सर्विसेज आर मच लेस एक्सपेंसिव इन इंडिया कंपेयर टू मोस्ट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में जो है आपको प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोग हैं वो मिल रहे हैं, स्पेशलाइज्ड जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ में इंडिया में जो है अब आपको ऑलमोस्ट सारी जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज हैं वो देखने को मिलती हैं, और जो इंडिया है उसमें ये जो मेडिकल है, ये जो पूरा हमारा मेडिकल सिनेरियो है वो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर हम बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो इंडिया में काफ़ी लेस एक्सपेंसिव है। तो जो फॉरेनर्स हैं वो ये सोचते हैं कि जब वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है तो क्यों ना वहाँ जाएं जब वो लेस एक्सपेंसिव है और सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो इसलिए जो है इंडिया जो है वो इमर्ज हो रहा है एज अ हॉटस्पॉट ऑफ मेडिकल टूरिज्म। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट गिविंग वैलिड रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दो स्टेटमेंट है, हमें बताना है ट्रू और फॉल्स। इसमें से क्या है फर्स्ट वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज रेजेस प्रोडक्टिविटी इन टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है टर्शरी सेक्टर इकोनॉमी की उसमें। सेकेंड वाला है आपका डिक्लाइन इन डेथ रेट इज अ पॉइंटर टू द ग्रोथ ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। जो डेथ रेट डिक्लाइन हो रहा है वो किस चीज की साइड पॉइंट कर रहा है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी ग्रोथ में।
अब हमें बताना है इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है विथ वैलिड रीजंस। ठीक है, तो चलो इसका आंसर दे देते हैं। आपकी फर्स्ट वाली कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है उसकी वजह से जो टर्शरी सेक्टर है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है? यस बिल्कुल, दिस इज ट्रू कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की वजह से ये हो रहा है। तो हमने लिखा ट्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूड रैपिड एंड एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सच फैसिलिटीज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन द प्रोविजन ऑफ सच सर्विसेज एज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, द कोर कंपोनेंट्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर बेसिकली सर्विस सेक्टर है, तो उस सर्विस सेक्टर के लिए जो मेन हम बोलेंगे कि जो मेन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो वो चीजें जो है काफी एनहांस हुई है, काफी डेवलप हुई है, तो इसलिए जो है आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं उनने काफी एक बूस्ट दिया है किसे? आपके टर्शरी सेक्टर को। और वहीं हम सेकेंड वाले की बात करें दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट इज अ पॉइंटर टू द ग्रोथ ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी। तो ये भी क्या कहेंगे? ट्रू। ट्रू क्यों है? because growth of social infrastructure leads to improved healthcare facilities, in turn improved healthcare facilities lead to fall in the death rate। ठीक है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अगर हम डेथ रेट की बात कर रहे हैं तो हेल्थ जो है वो ज्यादा बेटर हुई, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, तो उसकी वजह से जो भी डिजीजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी क्योर की जा सकती है, उनका जल्दी जो है सब कुछ हो सकता है। अवेयरनेस बढ़ी तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया। तो आई गेस कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है, दोनों ही क्या हुए हमारे ट्रू स्टेटमेंट्स निकली है। ठीक, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Tourism in India is less developed owing to the lack of essential infrastructure. Defend or refute the statement। जो इंडिया में टूरिज्म है वो क्या है? लेस डेवलप्ड है। किस वजह से? लैक ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। हमें डिफेंड या फिर रिफ्यूट करना है इस स्टेटमेंट को। तो अब हम बताएं कि क्या ये चीज सही है या ये गलत है। सो यस, टूरिज्म इन इंडिया इज लेस डेवलप्ड ओइंग टू दी ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी कंट्री। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। हम बिल्कुल यही बोलेंगे कि हाँ हमारी कंट्री में जो टूरिज्म है वो लेस डेवलप्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लेस डेवलप्ड होने की वजह से है। Transport and communication are the two important elements of infrastructure related to tourism industry. While communication has shown a big breakthrough over the last 2 decades, transport facilities continue to be highly deficient across the country. Doubtless, transport facilities have improved over time, but the supply-demand gap continues to be as alarming as ever in the past। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी टूरिज्म है उसके लिए दो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो काफी डेवलप्ड है, बट जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। ओवर द ईयर्स ये काफी डेवलप हुई है, बट स्टिल अभी भी जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। इसलिए हम बोलेंगे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है वो एज अप्रोप्रिएटली जो जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आगे हमने क्या लिखा? इंडियन रेलवेज अ सिग्निफिकेंट मोड ऑफ डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कंटिन्यूज टू ग्रैपल विद डेफिशिएंसीज एज वेल एज इनएफिशिएंसीज। अब हम जो है वन बाय वन बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर हमें जो है उनमें लैक्यूनास दिख रहे हैं। इंडियन रेलवेज की हमने बताया कि इसमें जो है ये एक सिग्निफिकेंट मोड है जो हमारे डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन है उसका, बट स्टिल इसमें बहुत सारी जो है डेफिशिएंसीज है, इनएफिशिएंसीज हमें देखने को मिलती है। एयरवेज आर एक्सपैंडिंग बट एट अ स्लो पेस। एयरवेज एक्सपैंड हो रही है बट बहुत ही स्लो पेस पर एक्सपैंड हो रही है। Likewise, road transport is expanding, but with a focus on quantity rather than quality. रोड ट्रांसपोर्ट भी एक्सपांड हो रहा है, लेकिन किस पर फोकस किया जा रहा है? क्वांटिटी पर, क्वालिटी पर नहीं। तो जैसे कि जो है गवर्नमेंट ने आज रोड बना दी, अब भाई वो एक सीजन भी नहीं चल पाएगी, पहली बारिश आई और वो रोड पर आपको बहुत बड़े बड़े जो है गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसे हम गुड ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे? नहीं। क्या ये जो 2-3 मंथ्स या 4-5 मंथ्स के लिए अच्छी रोड थी,
क्या वो आगे भी अच्छी रह पाई? नहीं। क्यों? बिकॉज क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, क्वांटिटी पर दिया कि हमने यहाँ भी रोड बना दी, वहां भी बना दी, हमने इतनी सड़कें बना दी, ये वाली चीज हुई। क्वालिटी पर अगर ध्यान देते तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक जो है अच्छे से रहती है ना। तो ये जो क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, सॉरी क्वांटिटी पर फोकस कर रहे हैं, क्वालिटी पर नहीं, उस चीज को इसने एक्सप्लेन किया। डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट इज येट टू एमर्ज एज ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस। डोमेस्टिक वाटर ट्रांसपोर्ट, अंदर ही अंदर, कंट्री के अंदर ही अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने कभी देखा है? इतना नहीं देखा है, राइट। तो उसे एमर्ज होना बहुत ज्यादा अभी जरूरी है, या वो बहुत ज्यादा अभी जो है पीछे है अभी, ठीक है। इंडिया मस्ट इंप्रूव इट्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट इट्स टूरिज्म इंडस्ट्री, because the 100 promotion of tourism industry in the country will depend upon how easy it is to access varied tourist sites across the country। ठीक है, अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अच्छी करनी पड़ेगी। आप जो हो हजारों प्रमोशन कर दो, लेकिन प्रमोशन के पीछे क्या देखेगा एक टूरिस्ट की वहां पर जो है एक्सेस कितनी इजीली है, हम किसी भी एक प्लेस पर कितनी इजीली या कितनी जो है कन्वीनियंटली जा सकते हैं, उस चीज पर जरूर एक जो है टूरिस्ट ध्यान देगा, उसे जरूर कंसिडर करेगा। तो उसे जो है अच्छा बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फॉरेन टूरिज्म कैन बी अ रिच सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बट ओनली when we have rich infrastructure in place। ठीक है, जो फॉरेन टूरिज्म है वो एक फॉरेन एक्सचेंज का एक गुड सोर्स हो सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए अगर फॉरेन एक्सचेंज बढ़े तो, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के ऊपर। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, हमारा आंसर कंप्लीट होता है, जो कि आई गेस कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। एंड विद दिस क्वेश्चन हम लोग जो हमारा ये टेस्ट पेपर है इसे पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये जो पूरा टेस्ट पेपर है ये अच्छे से क्लियर है, और आपको जो है इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके अकॉर्डिंग जो आपने चेक किया है मैक्सिमम मार्क्स मिले होंगे। आई होप सो जहां पर आपकी दिक्कतें थी, जहां पर आपको डाउट्स आए होंगे, आई गेस वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। सो विद दिस हम लोग इस टेस्ट पेपर को करते हैं एंड। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक जो छोटी सी अपडेट और एक जो छोटी सी जो चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट इज कि मैग्नेट ब्रेन्स अब आप लोगों को हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। इसका एक सेपरेट चैनल है जिसका नेम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जो टाइमली नोटिफिकेशंस है वो मिल सके। ऑल्सो इस चैनल को भी, जैसे कि आप लोगों ने मैग्नेट ब्रेन्स को बहुत सारा प्यार दिया और उसे इतना ग्रो करवाया, वैसे ही आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को भी जो है अपना ये जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करें और उसे भी ग्रो करने में हेल्प करें। एंड ऑल्सो इस चैनल को मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को भी आप लोग शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन्हें भी जो है क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है उससे वो लोग अवेल कर सके। ऑल्सो ये चीज तो मुझे बोलने की आई गेस अब जरूरत ही नहीं है कि जो हमारा चैनल है, जो हमारा मेन चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे जरूर सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।